नमस्कार दोस्तों, विप्र एस्ट्रोलॉजी में आप सबका स्वागत है। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब लोग मेरे वीडियो देख रहे हैं, बहुत सारे लाइक्स मिल रहे हैं, बहुत सारे कमेंट्स मिल रहे हैं और बहुत सारे लोग सब्सक्राइब भी कर रहे हैं। और अभी जो रिसेंटली मैंने ये चुनाव के नतीजों के बारे में मैंने जो विश्लेषण किया था कि भाजपा को पूर्ण बहुमत नहीं मिलेगा, तो वो बिल्कुल सही और सटीक निकला। और एक और मैंने विश्लेषण किया था कि भाई मोदी साहब का प्रधानमंत्री बनना मुश्किल है। मैंने ये कहा था कि उनकी चारों ओर उनके सभी ग्रह राहु और शनि के शिकंजे में है, तो ये उसकी वजह से उनको मुश्किल नज़र आ रहा था गणना के मुताबिक। और मुश्किल भी आया है, लेकिन मैं अपना बचाव नहीं करूँगा। मैं ये कहूँगा कि हाँ, थोड़ी सी कहीं कोई मेरी मिस्टेक या गलती हो गई होगी, क्योंकि अल्टीमेटली मैं एक इंसान हूँ, मैं भगवान तो नहीं हूँ। मैं एस्ट्रोलॉजिकल जो गणना है उसके मुताबिक मैं गणना करके जितनी हो सके उतनी परफेक्ट गणना करके कोशिश करता हूँ, तो उसमें कहीं छोटी मोटी चूक हो सकती है। और हम एस्ट्रोलॉजर की सभी जो विश्लेषण है वो सही हो ऐसा होता ही नहीं है। 10 में से 2-3 तो गलत हो भी सकता है, लेकिन मैं उसको खुशी खुशी एक्सेप्ट कर रहा हूँ। बहुत सारे लोगों के कुछ उल्टे सीधे कमेंट्स भी आए, बट उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं उसको अप्रिशिएट करता हूँ, वेलकम करता हूँ, ताकि मैं अपना कार्य और सुधार सकूँ। लेकिन एक चीज़ तो है कि जो एक और नज़रिए से देखें तो जो 10 साल जो मोदी साहब ने जिस तरह से राज किया, जिस तरह से काम किया, वो अब नहीं कर पाएंगे। 10 साल तक न भाजपा सरकार थी, ओनली मोदी सरकार थी, मोदी की गारंटी थी। वो अब न मोदी है न भाजपा है, अब एनडीए आ गया। तो काफ़ी कुछ परिवर्तन है। और ये भी जो है मोदी साहब भी जो बैठे हुए हैं वो एक सहारे की बदौलत वो अभी सरकार चलाएंगे। तो ये सब काफ़ी कुछ डिफ़िकल्टीज़ तो है, मतलब उनको सरकार चलाने में भी अभी मुश्किल आ रही है, और सरकार पद पर बैठने में भी मुश्किल आ रहा था अगर ये सपोर्ट नहीं मिलता तो। खैर एनीवे, फिर भी वो प्रधानमंत्री बन गए, हम तो उनको बधाई देते हैं और हम अपना आगे काम करते रहते हैं। लेकिन आप सब लोगों से मेरी विनती है, आप अपने कमेंट्स मुझे भेजते रहिए, अच्छे बुरे कोई भी भेजते रहिए, मुझे सब स्वीकार्य है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अब हम आज के विषय पे आते हैं। आज का जो विषय है वो मोदी जी ने जो शपथ ग्रहण ले लिया, आज ही शाम को ले लिया, मतलब 9 तारीख को। तो काफ़ी कुछ एस्ट्रोलॉजर ने बहुत पहले उसका वीडियो बना के विश्लेषण शुरू कर दिया कि भाई 7:15, बट मुझे पता था कि कुछ थोड़ा सा चेंजेस आएगा। तो 10-15 मिनट का फ़र्क आया, करीब 7:30 बजे उनका शपथ ग्रहण हुआ है। तो आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो शपथ ग्रहण समारोह की जो कुंडली है, शपथ ग्रहण जो हुआ उस समय की जो कुंडली है, उस कुंडली का हम विश्लेषण करेंगे। और उस विश्लेषण से हम जानने का ये प्रयास करेंगे कि ये जो सरकार बनी है एनडीए की सरकार, क्योंकि अब ना तो मैंने कहा ना मोदी सरकार है न भाजपा सरकार है, ये तो अब है एनडीए की सरकार। तो ये जो सरकार गठबंधन से बनी है, ये सरकार क्या टिक पाएगी और कब तक ये टिक पाएगी, कब ये इसके अंदर कुछ समस्या आने की संभावना है, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। तो ये वीडियो के साथ आप बने रहिए। हो सकता है कि थोड़ा सा 25 मिनट का हो जाए, बट पूरा देखिए तो ही आनंद आएगा, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत करके ये विश्लेषण किया है और ज्योतिष के विद्यार्थी भी इसके आनंद अच्छे से उठाएंगे। तो सबसे पहले हम ये शपथ जो आज ग्रहण किया मोदी जी ने, उसका जो समय एग्जैक्ट मैंने नोट किया, करीब तो 7:29 और करीब 28 से 30 सेकंड। तो ये मान के चलो मोटा मोटी 7:29 पर उन्होंने शपथ ग्रहण किया।
अब 7:15 का जो टाइम था वो और 7:29 में लग्न तो वही रहता है, वृश्चिक लग्न। फर्क नवमांश में थोड़ा सा आ जाता है, पहले कुंभ नवमांश आता था, अभी ये मीन नवमांश आता है। ठीक है, उतना फर्क आएगा, लेकिन जो मुख्यतः है वो वृश्चिक लग्न की कुंडली बनती है। और ये जो कुंडली आप यहाँ पे देख रहे हैं वो ये वृश्चिक लग्न की कुंडली, उसके जो ग्रह है कुछ इस तरह से हैं। 7वें भाव में सूर्य, बुध, शुक्र और गुरु, चौथे भाव में शनि, छठे भाव में मंगल, नवम भाव में चंद्र। तो इस कुंडली का हम विश्लेषण करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि ये सरकार किस तरह से चलेगी, क्या क्या इनको दिक्कतें आ सकती हैं और कब कब प्रॉब्लम आ सकता है, कब इनके कुछ जो ये गठबंधन है एनडीए का अलायंस, ये कब बहुत वीक हो जाएगा, अंदर से कुछ विद्रोह या अंदर कोई विभाजन होने की संभावना है, या ये सरकार लंबी नहीं चल सकती, ये भी संभावना है। तो मेरा ये विश्लेषण है। मैं शुरू करने से पहले फिर से बता दूं कि मैं किसी भी पक्ष विपक्ष से लेना देना नहीं है मेरा, न मैं एनडीए गठबंधन से हूँ न मैं इंडिया गठबंधन से हूँ। मैं केवल भारतीय गठबंधन से जुड़ा हुआ हूँ और भारत के संविधान के साथ जुड़ा हुआ हूँ, इसलिए मैं कभी भी कोई भी बायस होके विश्लेषण नहीं करता। मैं जो मुझे दिखता है, जो ज्योतिषीय आकलन है, उस हिसाब से मैं इसका विश्लेषण करता हूँ। तो आपको इस ज्योतिषीय नज़रिए से देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। तो सबसे पहले हम इसमें 3-4 मुद्दे बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हम देखेंगे। वैसे कुंडली में सभी मुद्दे होते हैं, लेकिन इस सरकार की शपथ ग्रहण की कुंडली है। तो सरकार कुंडली में सरकार यानी सत्ता पक्ष होता है दसम भाव। दसम भाव जो है सिंह राशि वहाँ पे है, वो सत्ता है। और जो विरोध पक्ष होता है विपक्ष, वो चतुर्थ भाव है, सामने वाला कुंभ राशि जहाँ पे शनि बैठा है। जो एलायंस होता है, यानी हम भी हमारे जीवन में एलायंस करते हैं, यानी इंसान जब विवाह करता है, किसी के साथ जुड़ता है, तो पार्टनर या बिजनेस पार्टनर या लाइफ पार्टनर का जो बंधन से जुड़ना, वो जो भाव है कुंडली का, वो 7वां भाव होता है। तो 7वें भाव से ये सरकार का एलायंस यानी उनके साथ जुड़े हुए जो भी गठबंधन के दल है, जेडीओ या टीडीपी हो या एलजेपी हो, जो भी है, ये सब है, और बीजेपी, ये सब मिला के। लग्न है वो स्वयं, वो बॉडी है पूरा ये सरकार का। पंचम भाव मिनिस्ट्री है, मंत्री पद है। तो ये सब मुख्य मुख्य पॉइंट है और अब इसके बारे में हम चर्चा शुरू करते हैं। हम जितना हो सके उतना मैं जल्दी समझाने की कोशिश करूंगा, टू द पॉइंट, ताकि आपको समझ में आए, लेकिन आप कुंडली पर ध्यान रखिएगा। तो ये वृश्चिक लग्न की कुंडली है, ज्येष्ठा नक्षत्र इसमें लग्न में आया हुआ है, और जो चंद्र है वो कर्क राशि में पुनर्वसु नक्षत्र में है। तो यहाँ पे तो सबसे पहले 2 इंडिकेशन मिल रहे हैं कि लग्न जो है वो ज्येष्ठा नक्षत्र में है। ज्येष्ठा का जो देवता है, नक्षत्र का देवता, वो इंद्र है, देवराज इंद्र। अब वो कितना, आप सब ने हमारी माइथोलॉजिकल स्टोरी पढ़ी है कि ये जो देवराज इंद्र है वो कितना अहंकार, और कितनी बार वो उनका मान हानि भी हुआ है, कितनी बार उनको पीछे हटना पड़ा है, देवासुर संग्राम में भी असुरों ने भी हराया हुआ है। तो उस तरह का नेचर, इंद्र जैसा कैरेक्टर, ये पूरी सरकार का या सरकार के मुखिया का, क्योंकि जो प्रथम भाव है वो सरकार के मुखिया दिखाता है। अब हम सबसे पहले इंपॉर्टेंट देखेंगे दसम भाव। दसम भाव सत्ता का भाव है और उसका स्वामी सूर्य है, और सूर्य सत्ता का कारक है। लेकिन यहाँ पे ये सूर्य 7वें भाव ने
भाव में चला गया और 7वें भाव में सूर्य जो है वो वेस्ट डायरेक्शन है, जहाँ पे सूर्य अस्त होता है, ईस्ट में सूर्य राइज होता है। तो यहाँ पे सूर्य का दिग्बल खत्म हो जाता है, यानी सूर्य यहाँ पे वीक हो जाता है। अब उसके साथ गुरु है। बहुत सारे लोग एस्ट्रोलॉजर बोलेंगे कि गुरु जो है वो सूर्य को बहुत सपोर्ट कर रहा है, बहुत मदद कर रहा है, लेकिन बिल्कुल करेगा, सूर्य को सहयोग देगा, किंतु कोई और भाव में होगा। तो 7th हाउस में सूर्य और गुरु दोनों का प्रेजेंस होना पार्टनर्स के लिए बहुत, पार्टनरशिप में बहुत 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 बाधाएं आएगी आएगी आएगी। मैं आपको ये चैलेंज मार के कह सकता हूँ। आप मेरा एक वीडियो स्पेशल वैवाहिक जीवन में सूर्य का 7th भाव में होना करके एक वीडियो है मेरा, शायद ये वाला है, थंबनेल आप देख लीजिएगा। बहुत सारे लोगों ने पसंद किया, काफ़ी 4-6 महीने पहले मैंने अपलोड किया था। मैंने यही कहा कि सिर्फ 7th हाउस में सूर्य होने से दाम्पत्य सुख में कमी आती है, विवाह टूट जाते हैं। मैंने 7-8 कुंडलियाँ भी उसमें बताई हुई है मेरे क्लाइंट की। तो 7वें भाव में सूर्य और 7वें भाव में गुरु भी, क्योंकि हमारे प्लेनेटरी में सूर्य एक तारा है और हम ग्रह भी गिनते हैं और सबसे हैवी है, आग का गोला है, और उसके बाद दूसरे नंबर पे हैवी प्लेनेट है गुरु। तो ये दोनों हैवी प्लेनेट, बहुत भार है उसके अंदर, वो 7th हाउस में आने से हम उस, हमारे जो अलायंस है, हमारे पार्टनर है, उसका भार हमसे सह नहीं पाते। हम जो लग्न है वो स्वयं है, वो उसके पार्टनर का लोड नहीं ले सकता, उसका भार, उसकी किचकिच, उसका जो भी है वो उसको, लग्न को परेशान करने वाला है। सेल्फ, ये जो इंसान है सामने, उसको बहुत परेशान करने वाला है। ये इंडिकेशन है। गुरु यहाँ पे सूर्य को कोई सपोर्ट नहीं करेगा, केवल लोड बढ़ाएगा। अब 7th हाउस जो 7वां भाव है, जो पार्टनरशिप का, उसका कारक है शुक्र। वो उसको बचाता है, शुक्र कुछ ठीक करता है। और अगर वो साथ में हो तो, और यहाँ पर है भी, आप बोलेंगे कि हाँ शुक्र तो साथ में है, शुक्र तो खुद की राशि में है, वृषभ राशि में है, तो वो तो बचाएगा, क्योंकि वो 7वें भाव का पार्टनरशिप का कारक है, वो पार्टनरशिप बचा के रखता है। लेकिन यहाँ वो रिजल्ट नहीं मिलेगा, बिकॉज यहाँ पे सूर्य के साथ शुक्र अस्त हो चुका है। दोनों का डिग्री में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। सूर्य करीब 25 डिग्री का है, तो शुक्र भी करीब 26 डिग्री का है। ओनली डिफरेंस इज 1 डिग्री। और ज्योतिष शास्त्र में 15 डिग्री के अंदर अंदर ग्रह अस्त हो जाता है, सूर्य के नजदीक 15 डिग्री के अंदर अंदर चला जाता है। यहाँ तो 1 ही डिग्री है, यानी हाईली कंबस्ट, पूरी तरह शुक्र जल चुका है। तो जब शुक्र अस्त हो जाता है सूर्य के साथ मिलके, बहुत जबरदस्त, और किसी भी भाव में बैठा हो तो भी पार्टनरशिप नहीं होती है और पार्टनरशिप में प्रॉब्लम आते हैं। तो यहाँ पर एक और प्रॉब्लम है कि शुक्र वो अस्त हो गया है, पार्टनरशिप का कारक और पार्टनरशिप का हाउस का मालिक भी है, वो अस्त हो गया, कुछ सपोर्ट नहीं मिलेगा। अब क्या करें? तो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि यहाँ पे अष्टम भाव का स्वामी भी बुध वहां पे पड़ा हुआ है, जो मृत्यु स्थान है। यानी 7th हाउस में जो सूर्य, बुध, गुरु और शुक्र, ये जो कॉम्बिनेशन हुआ है वो बहुत बुरा हुआ है। यानी 7th भाव पूरी तरह से बिगड़ा हुआ है। यहाँ पे पार्टनर्स के से इन लोगों को बहुत बड़ी दिक्कत आने की संभावना दिख रही है, जो इनके साथ जुड़े हुए हैं वो। सबसे पहले इंपॉर्टेंट, और किसको? सत्ता कारक सूर्य भी वहां बैठा हुआ है, सूर्य को, सरकार को वहां पे, और के सरकार के मुखिया को सबसे ज्यादा दिक्कत आने वाली है। सरकार का मुखिया बहुत परेशान हो जाए। अब आते हैं सरकार के मुखिया जो है वृश्चिक लग्न जो है वृश्चिक, और लग्नेश जो है वो 6ठे भाव में चला गया। ये भी अच्छी बात नहीं है। चाहे मंगल है, वही स्वग्रही है, 6ठे भाव में मंगल अच्छा माना जाता है। वो शत्रुओं पे विजय करने में सहायता प्रदान करता है, लड़ायक बनाता है, सफलता दिलाता है युद्ध में, यानी किसी भी कंपटीशन में। किंतु यहाँ पे तो लग्नेश ही है वो, इसीलिए ये लग्नेश को ही पीड़ित करेगा, क्योंकि लग्न
लग्न को वो सीधा 8 एस्पेक्ट से, जो भाव दृष्टि है वहां से 8वें भाव यानी 8वें लग्न को वो दृष्टि कर रहा है 8वें दृष्टि से, तो लग्न को पीड़ित कर रहा है और लग्न से अष्टम भाव में बैठा हुआ है। तो मंगल यहाँ पे 6ठे भाव में शुभ परिणाम नहीं दे रहा है। तो लग्न जो है वो मंगल की दृष्टि में है, सूर्य की दृष्टि में है, बुध की दृष्टि में है, गुरु की दृष्टि में है, शुक्र की दृष्टि में है। पंचम में बैठा हुआ राहु मीन राशि में, वो भी 9वीं दृष्टि से लग्न को देख रहा है, और शनि जो है चतुर्थ भाव में वो भी लग्न को 10वीं दृष्टि से देख रहा है। यानी लग्न पर कितनी सारी दृष्टियां हैं, शनि, राहु, मंगल, सूर्य, बुध, शुक्र और गुरु, ये 7 ग्रह। 7 में से 4 खतरनाक, सूर्य क्रूर ग्रह माना गया है। सूर्य अशुभ नहीं लेकिन क्रूर है, पापी ग्रह नहीं है, और शनि राहु मंगल ये पाप ग्रह किया है। तो 3 पाप ग्रह और 1 क्रूर ग्रह, बाकी तो 3 शुभ ग्रह माने गए हैं कहने के लिए, बुध, शुक्र और गुरु। तो लग्न पर अशुभ प्रभाव ज्यादा है शुभ प्रभाव की कंपेयर में, तो यहाँ लग्न बहुत पीड़ित अवस्था में बैठा हुआ है, ये एक समझ लीजिए। उसके बाद हम आते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पर आते हैं एक और, कि यहाँ पे जो चतुर्थ भाव है मैंने कहा वो ऑपोजिशन का है, यानी ये विरोध पक्ष। अब हम सब जानते हैं कि इस बार 10 साल के बाद पहली बार विपक्ष मजबूत हुआ है, सरकार से टक्कर ले ऐसा हुआ है। सभी मीडिया में ऐसा है कि पहली बार विपक्ष अब दमदार हुआ है, सरकार को हिला के रख देगा। तो ये कुंडली में भी दिख रहा है, चतुर्थ हाउस जो विपक्ष का है वहां पे स्वग्रही कुंभ राशि में, मूल त्रिकोण राशि में शनि पूर्व भाद्र नक्षत्र में आके बैठा हुआ है, सीधा 10म भाव को दृष्टि कर रहा है, सीधा लग्न को भी दृष्टि कर रहा है, और सीधा मंगल पर भी दृष्टि प्रभाव कर रहा है, यानी मंगल को भी पीड़ित कर रहा है। यानी यहाँ पे ये इंडिकेशन शनि दे रहा है कि इस बार विरोध पक्ष यानी विपक्ष जो है ऑपोजिशन, वो सरकार से भी तगड़ा तेज है, सरकार को कुछ भी मनमानी करने नहीं देंगे, सरकार को झुकना पड़ेगा उनके आगे, सरकार को झुका के रहेंगे और अपने हिसाब से सरकार चलवाएंगे, और अगर सरकार ने कुछ भी टेढ़ा मेढ़ा किया तो अलायंस दूर हो जाएंगे। यानी इस बार ऐसा लगेगा आपको कि शायद ये सरकार ये लोग नहीं चला रहे हैं, विपक्ष चला रहे हैं, ऐसा भी देखने को मिल सकता है, इतना स्ट्रांग विपक्ष है इस बार। और ये मंगल जो है मैंने कहा, तो मंगल एक और देखिए तो सत्ता का कारक जो है सूर्य, उससे 12वें भाव में है, द्वादश भाव में, यानी सत्ता पर सूर्य और गुरु और ये सब जो बैठे हैं 7वें भाव में, उससे 12वें भाव, यानी सतत टेंशन किस चीज का, कुछ भी बाबत का लड़ाई झगड़ा ना हो, क्योंकि मंगल लड़ाई झगड़ा का कारक है, तो लड़ाई झगड़ा न हो जाए उसका कंटिन्यू सत्ता में टेंशन क्रिएट करना, ये करता रहेगा। अब हम आते हैं सूर्य पर क्या क्या और बुरे प्रभाव है, और गुरु पर भी क्या है। गुरु कृतिका नक्षत्र में है, तो मंगल यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि मंगल जो है वो अश्विनी नक्षत्र में होने से उसकी नक्षत्र दृष्टि जो तीसरी नक्षत्र पे आती है, तो गुरु कृतिका में है, तो कृतिका पर दृष्टि करके वो गुरु को कंट्रोल कर रहा है, पीड़ित कर रहा है नक्षत्र दृष्टि से। और 9वें भाव में जो चंद्र है, सब लोग बोलते हैं 9वें भाव में भाग्य उदय हो गया, कर्क राशि का चंद्र, और कर्क राशि में ही पुनर्वसु नक्षत्र का चंद्र है, बहुत ही फायदा है, बहुत ही जबरदस्त है, भाग्य उदय हो गया, ये हो गया। लेकिन वहां पे उतना भाग्य नहीं मिलेगा, क्योंकि वहां पे चंद्र मंगल की भाव दृष्टि, चतुर्थ भाव दृष्टि भी पड़ रही है, और
नक्षत्र दृष्टि भी पड़ रही है, यानी चंद्र दोनों ओर से पीड़ित है, और वहां पे राहु की भी दृष्टि पड़ रही है, यानी चंद्र पर राहु और मंगल दोनों का दृष्टि प्रभाव बहुत जबरदस्त है। तो भाग्य का कोई साथ मिलने वाला नहीं है, क्योंकि चंद्र से अष्टम में शनि भी है, वो उसको नहीं देने देगा। तो चंद्र आप जितना समझ रहे हैं उतना शुभ वहां पे पोजीशन में नहीं है। भाग्य में विलंब होता रहेगा, कोई लक काम नहीं करेगा। अब सूर्य की बात करें फिर से, तो सूर्य पर और क्या क्या बुरा प्रभाव है। सूर्य और शुक्र, क्योंकि सूर्य और शुक्र दोनों एक साथ बहुत नजदीक है मृगशिरा नक्षत्र में। अब क्या है कि जो ऑपोजिशन है, यानी शनि है, विरोध पक्ष, शनि पूर्व भाद्र में होकर वो मृगशिरा नक्षत्र को लता करता है। लता यानी ठोकर मारता है, नक्षत्र लता कहते हैं उसको। उससे जो प्लेनेट दूसरे प्लेनेट को दूसरे नक्षत्र पर लता करता है तो वो पीड़ित होता है। तो यहाँ पे शनि की ठोकर लगती है सूर्य और शुक्र को, जो मृगशिरा में है। और सूर्य जो सत्ता का स्वामी है, यानी सत्ता पे ठोकर लगा रहा है कौन, विपक्ष। और शुक्र जो है वो सप्तम भाव यानी पार्टनर्स का स्वामी, यानी पार्टनर्स और सत्ता, सरकार, ये दोनों को शनि यानी ऑपोजिशंस बहुत परेशान करने वाले इस बार। बहुत ही उनका सामना करना बहुत टफ हो जाएगा इन लोगों के लिए। अब यहाँ पे एक उल्टा मजेदार बात क्या है कि शुक्र जो है वो मृगशिरा में है, और शुक्र की लता मंगल जो है अश्विनी नक्षत्र में उस पर पड़ रही है। यानी शुक्र जो है 7वें भाव का स्वामी है, मंगल जो है प्रथम भाव का स्वामी है। यानी यहाँ पे पार्टनर्स जो 7th हाउस में शुक्र है वो लग्नेश को ठोकर मार रहे हैं। यानी यहाँ पे आमने सामने भी लड़ाई झगड़ा दिख रहा है कहीं ना कहीं। तो ये कुछ सब उलझा हुआ है, बहुत ही उलझन है अंदर, बहुत ही उलझन है। मंगल जो है वो अश्विनी नक्षत्र से कृतिका नक्षत्र में स्थित गुरु पर अपनी दृष्टि प्रभाव भी कर रहा है, और गुरु को उसकी लता भी लगती है, यानी गुरु को वो पीड़ित भी कर रहा है। और गुरु मंत्री भाव का पद का भाव का स्वामी है, यानी यहाँ पे गुरु भी मंगल के द्वारा पीड़ित होता हुआ नजर आ रहा है। और सूर्य और शुक्र शनि द्वारा पीड़ित होते नजर आ रहे हैं, लता करके नक्षत्र लता से पीड़ित हो रहे हैं। तो ये जो मैंने आपको काफी कुछ समझाने का पॉइंट किया कि ये सब पॉइंट से आप समझ सकते हैं कि ये कैसा पूरा का पूरा अंदर अंदर उलझा हुआ है। किसी भी तरह से ये कुंडली मुझे अच्छी नहीं लग रही है सरकार के लिए। अब हम थोड़ा सा ट्रांजिट पीरियड फटाफट देख लेते हैं, फिर गोचर देख के कंक्लूजन पर आते हैं। अब देखो, शनि अभी पूर्व भाद्र में है, 30 जून को पूर्व भाद्र से रेट्रोगेट होंगे, यानी वक्री करेंगे। अब पूर्व भाद्रपद नक्षत्र सूर्य जो मृगशिरा नक्षत्र में है अभी, सूर्य और शुक्र दोनों, उसके लिए ये बहुत ही डेंजरस नक्षत्र है पूर्व भाद्र। तो वहां पे शनि का भ्रमण वैसे भी अभी ठीक तो है ही नहीं, यानी सरकार के लिए अभी से ही टाइम तो बुरा ही है, कुछ अच्छा नहीं है। लेकिन जब वो शनि वक्री होगा 30 जून से, तो उसका प्रभाव बहुत जबरदस्त बढ़ जाएगा और इन लोगों को परेशानी बढ़ जाएगी। सूर्य और शुक्र दोनों के लिए, यानी सत्ता और उसके अलायंस पार्टनर्स दोनों के लिए। शनि वापस पूर्व भाद्र नक्षत्र में आएंगे 27 दिसंबर 2024 को, फिर मार्च तक रहेंगे, मार्च 2025 तक। तो शनि का पूर्व भाद्र नक्षत्र में गोचर बहुत डेंजर है, ये एक समझ लेना। अब राहु जो है 7 जुलाई को उत्तर भाद्र में जाएंगे, वो भी सूर्य और शुक्र के लिए अशुभ है। गुरु रोहिणी नक्षत्र में 12 जून को जाएंगे, फिर 22 अगस्त को मृगशिरा में जाएंगे। तो वहां से गुरु का भी कुछ गोचर, सूर्य और शुक्र, सूर्य सत्ता है, मैं बार बार सूर्य से काउंट कर रहा हूं, शुक्र जो है वो उनके पार्टनर है, तो इन दोनों के लिए ये अशुभ है। अब मार्स जो है मंगल, वो वृषभ में जाएंगे 12 जुलाई को, मिथुन में जाएंगे फिर 26 अगस्त को, तो वो मिथुन में जाएंगे और अक्टूबर तक रहेंगे, वो भी अशुभ है। तो ये जो गोचर पीरियड है वो सब वैसे देखा जाए तो 30 जून के बाद सब अशुभ गोचर पीरियड शुरू हो रहा है। तो करीब करीब मान के चलो
फरवरी मार्च तक, मार्च 2025 तक, तो 30 जून के बाद से लेके 30 मार्च 2025 तक ये जो पीरियड है वो बहुत टफ और संघर्ष वाला है। उसमें किसी भी वक्त, किसी भी मोमेंट कुछ भी होने की संभावना है। और खास करके दिसंबर से जो टाइम है, दिसंबर से लेके मार्च तक का, वो तो बहुत ही खतरनाक है इस सरकार के लिए। अब हम फटाफट थोड़ा योगिनी दशा और विषोत्तरी दशा में भी देख लेते हैं। जो योगिनी दशा है, मैं ज़्यादा भरोसा करता हूँ वो उसमें सूर्य की दशा में ये शपथ हुआ है। और जो 4 जुलाई तक है सूर्य की दशा। उसके बाद गुरु की दशा आएगी जो 5 अक्टूबर तक चलेगी। गुरु में गुरु तो ठीक है। उसके बाद गुरु में मंगल आएगा जो 5 अक्टूबर से 1 फरवरी, जो अशुभ है। गुरु में मंगल आने से ये प्रॉब्लम शुरू हो जाएगा अक्टूबर के बाद। ये इंडिकेशन हमें दशा बता रहा है, क्योंकि गुरु से 12वें भाव में मंगल है। और मंगल, मैंने कहा, गुरु पे दृष्टि प्रभाव भी कर रहा है, नक्षत्र दृष्टि, और गुरु पे नक्षत्र लता भी कर रहा है, यानी गुरु को ऑलरेडी पीड़ित कर रहा है। अब विषोत्तरी दशा की बात करें तो विषोत्तरी दशा में भी गुरु की दशा में ही ये शपथ हुआ है, लेकिन वैसे देखा जाए तो गुरु में राहु की अंतरदशा में ये शपथ समारोह हुआ है, शपथ हुआ है, जो कि 19 दिसंबर तक रहेगा। यानी गुरु में राहु चल रहा है तो ऑलरेडी प्रॉब्लम्स है ही, ये स्पष्ट है, शुरू से ही है। बट ये गुरु में राहु लास्ट फेज, यानी गुरु की दशा खत्म, फिर शुरू हो जाएगी 19 दिसंबर से शनि की दशा। तो उसमें शनि में शनि 10 जून 2025 तक रहेगी। यानी दिसंबर से इसमें शनि। और शनि आपको समझाया कितना इसमें, इस कुंडली में कितना प्रभावी है। चतुर्थ भाव में है, स्वग्रही है, सूर्य को पीड़ित कर रहा है लता करके, शुक्र को पीड़ित कर रहा है, और मंगल को भी पीड़ित कर रहा है। तो चंद्र से अष्टम में है, 10वें भाव पे दृष्टि करके पीड़ित कर रहा है, लग्न को पीड़ित कर रहा है। यानी शनि का प्रभाव बहुत जबरदस्त है। तो ये भी बहुत खतरनाक और डेंजर टाइम है उस वक्त का। तो ये सब गिन चुन के, और उसके साथ साथ जो मैंने विश्लेषण किया है बीजेपी की कुंडली का, मोदी साहब की कुंडली का, उन सबको भी थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए, क्योंकि मुझे याद है उनके प्लेनेटरी पोजीशन कहाँ है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि पूर्व भाद्र नक्षत्र का शनि, ये दोनों के लिए बहुत भारी है, मोदी साहब के लिए और बीजेपी की कुंडली के लिए। तो ये पूर्व भाद्र का नक्षत्र में रहने वाला शनि करीब करीब 30 मार्च या 15 मार्च 2025 तक रहेगा। तो उस समय का समय बहुत भारी है। वो शनि जाते जाते, यानी मार्च 2025 से पहले पहले ये सरकार अनस्टेबल कभी भी हो सकती है, ये ध्यान रखें। और इस सरकार को अनस्टेबल होने की संभावना ये समय में बहुत बढ़ जाती है। खास करके जुलाई से लेके जो टाइम है वो शुरू हो रहा है। तो आशा रखता हूँ आप सब लोगों को भी ये वीडियो पसंद आया होगा। आप सब लोग वीडियो शेयर कीजिए, लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अपनी कमेंट्स भी मुझे ज़रूर भेजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।